Okay, so hello everyone, welcome to the DevOps 90 days crash course classes. So basically हमारा जो है अभी तक डे 4 जो है हमने लाइव स्ट्रीमिंग पे कवर करा था, बट लाइव स्ट्रीमिंग पे कुछ इश्यूज आ गए थे, जिसके कारण वो सेशन जो है वो प्रॉपर हो नहीं पाया था, हाफ ऑफ सेशन में हुआ था। तो इसके कारण जो है उस सेशन को पूरा कंप्लीट मैं कहूँगा वो नहीं कर पाए थे, तो इसलिए आज हम डे 4 कंसिडर कर रहे हैं। और डे 4 में आज हम पूरी कोशिश करेंगे, आज हम गिट पूरा कवर करेंगे। ठीक है। और इसी के साथ जो है, ताकि हम कल और परसों सैटरडे संडे अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हम शेल स्क्रिप्टिंग जो है वो पूरा कर सके। ठीक है। एक बार हमारे स्केड्यूल पे देख लेते हैं, जैसा हमने डिस्कस करा था पहले भी। एक सेकेंड। सो बेसिकली हमारा डे 4 पे और डे 5 पे हमारा गिट था, मतलब अभी भी है, गिट ही है हमारा डे 4 और डे 5 पर। बट मुझे समवेयर लगा कि आई फील कि हम अगर एज अ डेवॉप्स इंजीनियर जो है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ जिस तरीके से गिट पर और जिस तरीके से गिट पर वर्क करता हूँ, मैं आपको अगर वो इन्वायरमेंट में अगर प्रैक्टिस कराऊँ या फिर वो इन्वायरमेंट का नॉलेज दूँ, तो आप और भी अच्छी तरीके से जो है वो काम कर पाओगे। अगर बेसिकली अगर आपको गिट का बेसिक ऑपरेशंस वगैरह देखना है, कैसे क्लोनिंग होती है, मर्जिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, हमारी कमांड्स जितनी भी यूज होती है गिट में, तो ये तो हमारे को प्रैक्टिस करनी ही है, क्योंकि एज अ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू हमारे नॉलेज के लिए हमें गिट की सारी कमांड पता होना ही चाहिए। पर इसी के साथ साथ आप गिट को किस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो एज अ डेवॉप्स इंजीनियर, और क्या क्या ऐसे वे है जिसमें आपकी जॉब जो है, डे टू डे जॉब आपकी कैसे ईजी बन सकती है, ये सब हम आज के सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज जो है, जैसे मैंने पहले डिस्कस करा था कि डे 4 का हम सेशन जो है वो पूरा प्योर लिनक्स बेस करेंगे, सॉरी प्योर वी एस कोड बेस करेंगे। डे 5 का लिनक्स बेस करेंगे, पर आज हम जो है दोनों को मिक्स करके करेंगे। तो ये एक नई चीज़ रहेगी जो शायद तक आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, कि हम कैसे वी एस कोड पे गिट और EC2 दोनों चला के हम यूज़ करते हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए पहले जो है आज एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल पे भी। तो आप वहाँ पर जाके, वो 8 मिनट का वीडियो है कि कैसे EC2 और VS कोड को एक कनेक्ट करते हैं, वो आप वीडियो जो है वो जाके देख सकते हो, और वो वीडियो को पहले फॉलो करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप जो है आपका EC2 इंस्टेंस जो है वो VS कोड पे जो है कनेक्ट कर पाएंगे। अगर नहीं भी करा है, नहीं भी देखा है, तो कोई इशू नहीं है, अभी भी हम जो है लाइव ये चीज़ करने वाले कि कैसे हम VS कोड को EC2 से इंस्टेंस जो है कनेक्ट करेंगे। ठीक है। सो मैं मेरे AWS के डैशबोर्ड पे आया हूँ, मैंने ऑलरेडी एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करके रखा है यहाँ पर। ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, मेरा इंस्टेंस जो है वो अभी रनिंग स्टेज में है, आज का डे 4 का इंस्टेंस। सो बेसिकली हमें करना क्या है, पहले तो अगर विंडोज़ यूज़र हो और आप आपकी कंपनी में यदि आप वर्क कर रहे हो एज डेवऑप्स इंजीनियर, आप विंडोज़ पे वर्क कर रहे हो, तो आपको बेसिकली करना कुछ नहीं, आपको एक सिंपल सा एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लीजिए। उस डायरेक्टरी पे जो है आप VS कोड को ओपन करिए। सबसे पहले तो राइट क्लिक करके मैं ओपन विथ कोड करूँगा यहाँ पे, या आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं VS कोड, ऐसा जरूरी नहीं किसी डायरेक्टरी पे करने का, बट डायरेक्टरी पे क्यों करने का ये भी मैं आपको एडवांटेज बाद में बताऊंगा। ठीक है। सो बेसिकली हमें करना क्या है, पहले अगर मुझे VS कोड को EC2 से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मुझे ज़रूरत पड़ेगी मेरे एक्सटेंशंस की। विदाउट एक्सटेंशन जो है हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं VS कोड को EC2 पे। तो हमें कौन से एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर जब हम एक्सटेंशन वाले टैब पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे रिमोट SSH। ठीक है। तो जैसे हम रिमोट स्क्रीन SSH सर्च, हाँ, स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार पहले बोलना चाहिए ना स्टार्टिंग में कि स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे रिकॉर्डिंग में तो हमारी स्क्रीन विजिबल आ गई होगी। ओके। सो नो इशू। जैसे मैंने अभी जो है मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बात, तो मैंने बस एक फोल्डर पे जो है मेरा VS कोड ओपन करा है। नहीं तो नॉर्मली भी अगर मैं जैसे VS कोड सर्च करके ओपन करूँ, VS कोड सर्च करके मैंने ओपन करा। ठीक है। तो बेसिकली जो भी आपका लास्ट फोल्डर रहेगा, आपका VS कोड उसी पे ही ओपन होगा ऑब्वियस है। अब हमारा जो टास्क है वो क्या है, पहला टास्क हमारे को, हमको VS कोड को जो है वो EC2 से कनेक्ट करना है। ठीक है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एक्सटेंशन हम देख लेते हैं कौन कौन से एक्सटेंशन की हमको हमारे को ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे मैं एक्सटेंशन वाले टैब पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे सर्च करना है रिमोट SSH।
ठीक है। जैसे मैं रिमोट एसएसएच सर्च करूँगा, यहाँ पर कुछ मुझे एक्सटेंशंस मिलेंगे, जैसे रिमोट एसएसएच, रिमोट एसएसएच एडिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे हमारे को एक्सटेंशन मिलेंगे। हमें सिर्फ 2 एक्सटेंशंस की ज़रूरत है, मतलब बेसिकली एक रहता है हमारा रिमोट एसएसएच, ये आपको इंस्टॉल करना है, और एक रहता है हमारा रिमोट एक्सप्लोरर। ये दोनों इंस्टॉल करना अगर आप नहीं चाहते हो, तो एक रहता है हमारा रिमोट डेवलपमेंट किट। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 एक्सटेंशन की किट रहती है, पैकेज रहता है, जिसमें आपका रिमोट टनल भी आता है, रिमोट आपका एसएसएच भी आता है, डेव कंटेनर भी आता है, डब्ल्यूएसएल भी आता है, विंडो सब सिस्टम ऑफ लिनक्स, तो ये भी आपको मिलता है। ठीक है, तो आप इस एक्सटेंशन को भी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो बेसिकली मेरे पास चारों एक्सटेंशन अभी अवेलेबल है, आप चाहे तो चारों भी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। केबीस में कुछ रहते हैं, कोई ज़्यादा इसका साइज भी नहीं रहता कि आपको इशू आएगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चारों एक्सटेंशन जो है, या फिर आप चाहे तो सिर्फ 2 एक्सटेंशन जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद में आपको करना क्या है, पहले मेरी जो फाइल्स ओपन है मैं इन्हें क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, सो मेरे सारे एक्सटेंशन जो है ऑलरेडी अभी ओपन है। तो मुझे क्या करना है अब, जैसे आपने अगर थोड़ा सा एसएसएच का अगर आपको थ्योरी पता होगी, एसएसएच बेसिकली करता क्या है कि जो एक पब्लिक की और प्राइवेट की किसी इंस्टेंस में स्टोर रहती है, और उसकी कल तो पब्लिक की मेरे पास है, जैसे एक प्राइवेट की रहती है, एक पब्लिक की रहती है। तो जब यदि आपको किसी भी सिस्टम से कनेक्ट करना आता है, तो वो की से की मैच होती है, तब जाके आप किसी सिस्टम से जो है कनेक्ट कर पाते हैं। बेसिकली जब मैंने इंस्टेंस आज क्रिएट करा मेरा अभी का, मैं आपको इंस्टेंस बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा इंस्टेंस है, इसको मैंने मेरी जो पब्लिक की है, ये जो मेरी की मैंने इसमें जो पैम की जो मैंने डाउनलोड करी, जो है मेरी वीएस कोड नाम की पैम की। तो मुझे क्या करना है कि मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना है वीएस कोड को इस तरीके से कि ताकि मेरा जो पब्लिक की और प्राइवेट की का कम्युनिकेशन होकर मैं EC2 में लॉग इन कर सकूँ। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं कैसे ये चीज़ होगी। तो बेसिकली मेरा वीएस कोड ऑलरेडी ओपन है। तो यहाँ पर मुझे F1 टैप करना है। F1 टैप करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, अगर आप SSH सर्च करोगे, ठीक है, तो आपको रिमोट होस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से अगर F1 करके नहीं करना है, जैसे आप एक बार एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हो, हाईली रिकमेंडेशन है कि एक बार बंद करके फिर से आप चालू कर लो, मतलब वीएस कोड को फिर से बंद करो, फिर से चालू करो। क्योंकि कई बार जो है आपको यहाँ पर जो है, जैसे आपके नॉर्मली अगर 4 आइकॉन है यहाँ पे, 5th आइकॉन जो आएगा वो आएगा रिमोट SSH का आइकॉन आएगा। तो वो यहाँ पर अगर अपीयर हो जाता है, मतलब आपका एक्सटेंशन जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, जब आपका एक्सटेंशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करिएगा रिमोट SSH पे, आप F1 करके भी जो है वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। जब आपको ये आइकन पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे सेवरल ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। हमें किस ऑप्शन पे जाना है, जो SSH लिखा है, हम यहाँ पे होवर करके जो यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, हमें इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद में जो पहले नंबर का हमारा रहता है कि आपका यूजर और डॉट SSH फोल्डर, जैसे कि हमने लिनक्स में भी देखा था कि SSH फोल्डर था, हिडन फोल्डर, जिसमें हमारी प्राइवेट की और ऑथराइज की जो है वो स्टोर रहती है। सेम यहाँ पर हमारे विंडोज़ में भी SSH फोल्डर होता है, जिसमें हमारी कीज जो है वो स्टोर रहती है। ठीक है, मैं इस फोल्डर को ओपन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी कन्फिग फाइल है। ठीक है, मैंने जैसे क्लिक करा, कन्फिग फाइल मेरी ओपन हो गई। बेसिकली जैसे मैंने बात की थी लिनक्स में, जब हमने कनेक्ट करा था, तो वहाँ पर हमारे पास में ऑथराइज की थी, वीएस कोड में कन्फिग फाइल होती है। और ये कन्फिग फाइल वर्क कैसी करती है कि हम इसमें होस्ट डिटेल्स देते हैं, और वो होस्ट डिटेल जो है वो कंफर्म होने के बाद में हमारे EC2 पर लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने एक मेरा होस्ट का नाम दे देता हूँ मैं, आज मैं ये जो है, मतलब ये आपको पैरामीटर्स जो है ये आपको याद रखना है। अगर आप चाहते हैं तो मैं पैरामीटर्स जो है वो मेरे कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, और चैट में भी जो है वो पेस्ट कर दूंगा। आप चाहो तो आपके पास भी ये पैरामीटर जो है सेव करके रख सकते हो, और हर बार जो है सेम ही पैरामीटर आपको यूज़ करने हैं, और मल्टीपल इंस्टेंस भी आप जो है इससे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने होस्ट, मतलब कि जो भी नाम आप आपके, जैसे आप मैंने इंस्टेंस का नाम रखा ना, वैसे आप आपके VS कोड में आपके होस्ट का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो वो नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ आज का नाम कि डेवॉप्स गिट रख देता हूँ, आज हमको गिट पढ़ दे इसलिए हम गिट रख देते हैं। ठीक है, अब आता है होस्ट नेम। ठीक है, होस्ट नेम इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले अगर कोई सी मतलब वीडियोस देखी होगी जहाँ पर आपने VS कोड को EC2 से कनेक्ट करा होगा, तो मोस्टली लोग जो है वो वहाँ पर पब्लिक IP एड्रेस का यूज़ करते हैं। जैसे ये जो हमारा पब्लिक IP एड्रेस रहता है, जैसे हम मोबाइल स्ट्रीम पे भी जब कनेक्ट कर रहे थे, तो हम पब्लिक IP एड्रेस का यूज़ कर रहे थे। पर VS कोड जब हम यूज़ करते हैं ना, तो मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि हम पब्लिक IP एड्रेस की बजाय हम पब्लिक IP4 DNS यूज़ करेंगे। इसका कारण ये है कि जब हम DNS के थ्रू हम लॉगिन करते हैं, तो हमारे पास जो नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज रहते हैं वो हमें फेस नहीं करना पड़ते। वरना कई बार ऐसा होता है कि VS कोड में जो है आपको कंटिन्यूस मतलब एरर जो है वो आएगा, और वो एरर को एग्जैक्टली वो बताता नहीं कि एरर क्या है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारा, जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि ये DNS जो है मैंने कॉपी करा है, पब्लिक IP4 DNS, जहाँ मेरा रीजन और पूरा जो है मतलब मेरा URL के जैसा जो है ये मुझे विजिबल है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा।
ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि पब्लिक आईपी वहाँ पे डिसेबल देता है, तो अगर पब्लिक आईपी डिसेबल है तो पब्लिक डीएनएस भी डिसेबल होगा। तो आपको किससे लॉगिन करना है, आपको प्राइवेट डीएनएस से लॉगिन करना है। तो जब भी आप अगर कंपनी में काम कर रहे हैं किसी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस यूज़र से लॉगिन करना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, पब्लिक आईपी एड्रेस को, सॉरी पब्लिक डीएनएस को। कॉपी करने के बाद में मैं होस्ट नेम क्या पेस्ट कर देता हूँ। यूज़र, क्योंकि मेरा प्लेन लिनक्स है जो मैंने क्रिएट करा है, तो मेरा यूज़र EC2 यूज़र ही रहेगा। यदि आप सेंटोस या उबंटू या कोई सा और लिनक्स क्रिएट कर रहे हो तो आपको यूज़र में ये यूज़र नेम जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है, कि आपका यूज़र नेम क्या है, सेंटोस हुआ या उबंटू हुआ, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। थर्ड आता है आइडेंटिटी फाइल। आइडेंटिटी फाइल मतलब वो पाथ जहाँ पर आपने आपकी पैम की को रख के रखा है। जैसे नॉर्मली जब हम पैम की डाउनलोड करते हैं तो हमारी पैम की हमारे डाउनलोड वाले फोल्डर में स्टोर रहती है। मैंने मेरी पैम की जो अभी स्टोर करके रखी वो मेरे एक SSH फोल्डर है उसमें स्टोर करके रखी। तो जिस भी पाथ पर आपने अगर स्टोर करी आपको सेम वो पाथ को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। और इसके लिए भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है कि जहाँ पर आपकी फाइल स्टोर है, जैसे समझ लीजिए आपकी पैम की है, तो आपको राइट क्लिक करना है। अगर आप विंडोज यूज़ करते हो तो सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉपी एज पाथ करके, तो आपको यही यूज़ करना है। और आपको ये भी मेक श्योर करना है कि ये स्ट्रिंग में होना चाहिए, मतलब डबल कोटेड में होना चाहिए। कई वीडियो अगर आप दूसरी रिफर करोगे जो EC2 और VS कोड के जो कनेक्ट करते हैं, उसमें कई वीडियो में आप देखोगे कि वो डबल कोट में नहीं रहता है पाथ, पर उसमें वर्क वो नहीं करेगा, उसमें एरर आएगा आपको। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये जो आपका मतलब पाथ हो आपके पैम की का, वो हमेशा डबल कोट के अंदर होना चाहिए जो हमारा है, ठीक है। फिर देन आइडेंटिटी ओनली यस करना, पोर्ट हमारा 22 जिस पे हमारा कम्युनिकेट करेगा हमारा EC2 SSH पे, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव। जैसे मैं सेव करूँगा 1-2 सेकंड का टाइम ये लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा होस्ट का नाम आ गया है डेवॉप्स गिट, जो कि मेरा होस्ट का नाम था। मैं इसे क्रॉस करूँगा, हटा देता हूँ कॉन्फ़िग फाइल को। यहाँ पर अब देखिए मेरा जो है कॉन्फ़िगर हो गया है मेरा EC2 इंस्टेंस। अब मुझे सिर्फ लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन आ रहा है जो कि करंट विंडो का ऑप्शन है, पर मैं इसे न्यू विंडो में ओपन करूँगा। कनेक्ट इन न्यू विंडो पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये मुझे से 1 मिनट का टाइम लेगा। हाँ अच्छा, ये कनेक्ट करते वक्त आपसे पूछेगा कि आपको किस प्लेटफॉर्म पर आप लॉगिन कर रहे हो, तो आपको लिनक्स सिलेक्ट करना है क्योंकि हम लिनक्स पे लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक और ऑप्शन देगा, आपको कंटिन्यू करना है क्योंकि आपको जो की है वो ऑलरेडी आपने दे दी है, तो आपको अलग से की डालने की जरूरत नहीं है। देखिए डाउनलोडिंग VS कोड सर्वर यहाँ पे आ रहा है नीचे, आप देख सकते हैं। और जैसे ही एक बार डाउनलोड हो जाएगा पूरा, हमारा लिनक्स जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हमारा लिनक्स जो कनेक्ट हो चुका है। आपको थोड़ा सा जैसे मेरे स्क्रीन में पूरा आपको विजिबल नहीं होगा, यहाँ पर आपको ब्लू ब्लू दिख रहा होगा SSH डेवॉप्स किट करके, मतलब हमारा जो EC2 है वो हमारे VS कोड पे अब कनेक्ट हो चुका है। अब आप एज अ डेवलपर, यदि आपने कभी एज अ डेवॉप्स इंजीनियर कभी आपने VS कोड पर काम करा है, तो आपको पता है कि VS कोड एक्चुअल में क्या चीज़ है। VS कोड अगर आपको यूज़ करते आता सही से, तो आपका मोस्टली वर्क जो है वो बहुत स्मार्टली आप कर सकते हो। आपको कुछ भी मतलब किसी भी टाइप का आपको एक्सटेंशन रिक्वायर्ड हो या किसी टाइप का आपको शॉर्टकट वगैरह क्रिएट करना हो, तो वो आपकी लाइफ इतनी ईजी कर देगा VS कोड कि आपको ज़्यादा एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको डे 1 के लेक्चर पे आपको मैंने बताया सही था कि कैसे हम 2 मिनट में जो है वो जेनकिंस फाइल क्रिएट कर लेते हैं, 2 मिनट में कैसे हम डॉकर फाइल क्रिएट कर लेते हैं या कुबरनेटिस फाइल क्रिएट कर लेते हैं, हमारे VS कोड के जो है वो एक्सटेंशंस की हेल्प से, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि मेरे पास EC2 भी है, मेरे पास VS कोड भी है, और मुझे जो है मतलब जो मेरा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मुझे ब्लैक स्क्रीन फियर है कि मुझे टर्मिनल से थोड़ा इश्यूज रहता है कि यार मुझे इतनी कमांड टाइप करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। अब मुझे बहुत रिलैक्स हूँ मैं, क्यों रिलैक्स हूँ कि अब मेरे पास VS कोड में मुझे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं गिट में हमारे को सारी चीज़ें कैसी मिलेगी। तो बेसिकली अभी मेरा ये जो है सिस्टम पे मैं अभी आ गया हूँ, मेरा EC2 लॉगिन है यहाँ पर। अब मुझे सबसे पहले टर्मिनल को सेट करना है, ठीक है। टर्मिनल पे जैसे मैं जाऊँगा, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे ये मेरा अभी आपको अगर स्क्रीन दिख रहा है, मतलब आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि मुझे मैंने आधा जो है टर्मिनल करके रखा है और आधा मेरा VS कोड है, ठीक है। तो इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, मैं नीचे जो मेरी लिनक्स कमांड रहती है वो मैं नीचे रन करूँगा, मतलब यहाँ पे टर्मिनल पे रन करूँगा, और ऊपर में मेरा फाइल वर्क कर सकता हूँ। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी कि आप किसी एक IDK पे, मतलब जो आपका मतलब कोड एडिटर है, आप उस पर काम भी कर सकते हो और आपका लिनक्स का वर्क भी जो है आप पैरेलली कर सकते हो। तो आपका यहाँ पर टाइम भी सेव होगा, आप जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं आपको रिजल्ट जो है एक ही स्क्रीन पे सारे रिजल्ट जो है वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारा सेकंड पार्ट पे, जो है हमारा कि अब हमारा EC2 देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं IP एड्रेस से 172312223। तो यही से मेरा IP एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राइवेट है 17231102223। मतलब मैं मेरे EC2 पे जो है लॉगिन हो चुका हूँ।
मैं एक बार pwd कर लेता हूँ यहाँ पे, जो हमारी कमांड रहती है, जो कि मेरा होम EC2 यूज़र है और इस पर मैं लॉग इन हूँ। चलिए अब हमारा काम स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम आज एक काम करते हैं, पहले मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, mkdir में एक डायरेक्टरी वर्क स्पेस नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें हम काम करेंगे, जिसके अंदर आज, ठीक है। अब ये डायरेक्टरी मेरी बन गई है। अब ये डायरेक्टरी मैं ओपन करूँगा काय पे, VS कोड पे। तो मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये वर्क स्पेस करके डायरेक्टरी आ गई मेरी, इसको सिलेक्ट करके मैं ओके कर लेता हूँ। तो ये 1 सेकंड का टाइम लेगी ओपन होने में, ठीक है। ये आपसे पूछेगा कि आप ऑथराइज्ड हो, यस करके इसको ऑथर कर देंगे हम, ठीक है। चलिए मेरा अब जो है मतलब VS कोड पे फिर से मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। मेरा टर्मिनल क्लोज हो गया था, इसको भी क्लोज करेंगे, टर्मिनल ओपन, ठीक है। देखिए अब मेरा एक तरफ मेरा फोल्डर ओपन है, एक तरफ मेरा टर्मिनल ओपन है, और ये मेरा कोडिंग वाला एरिया है। जहाँ मुझे कुछ अगर कोडिंग मतलब जहाँ मुझे कुछ भी कोड वगैरह लिखना हो या कुछ भी वर्क करना हो, YAML फाइल लिखनी है, जेनकिंस फाइल लिखनी है, डॉकर फाइल लिखनी है, सब मैं अब इस एरिया में वर्क कर सकता हूँ। और मेरा जो है अब काम और इजी करेंगे कौन, मेरे एक्सटेंशंस जो VS कोड जो हमारा प्रोवाइड करता है। चलिए पहले एक मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, सैम्पल फाइल एक क्रिएट करते हैं हम फटाफट, sample.txt नाम से एंटर करूँगा मैं। देखिए कितना आसान है। अगर मुझे यही फाइल अगर मुझे क्रिएट करनी रहती है टर्मिनल पे, तो मुझे टच कमांड यूज़ करनी रहती है। फिर उसके बाद में अगर मुझे कुछ दो मतलब कुछ चीज़ें पे कॉपी पेस्ट करनी है, तो उसमें मुझे जो है बहुत टाइम लगता है, या फिर मुझे इको कमांड वगैरह यूज़ करनी है। तो मुझे टाइपिंग वर्क यहाँ पे बच रहा है। मेरे को बस UI से मेरा पूरा काम हो जाएगा कि ये देखिए, जैसे अगर आपने पहले VS कोड यूज़ करा है, तो आप फाइल से मतलब ये प्लस वाले से फर्स्ट वाले से फाइल क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। आपको कमांड वर्क जो है आपका बहुत मतलब जो टाइपिंग वाला कमांड वाला काम है वो आपका बहुत ईजी हो गया है। हालांकि ये रेफरेबल नहीं रहता है, आपको कमांड्स तो पता होनी ही चाहिए, क्योंकि लिनक्स आपने पढ़ा है। तो आपको इसलिए मैंने लिनक्स वाले लेक्चर में ये चीज़ नहीं बताई थी, क्योंकि वहाँ पर अगर आप ये सब चीज़ करते तो वो आपकी जॉब तो ईजी होती, पर उसमें ये भी रहता कि आप कहीं ना कहीं जो आपको कमांड्स वगैरह जो है वो याद नहीं हो पाती। तो मेरा हाईली रिकमेंडेड ये है कि पहले आप कमांड याद करो, आप सारी कमांडें पढ़ो, जितनी भी लिनक्स में हम बेसिक और एडवांस कमांड यूज़ करते हैं एटलीस्ट फॉर फाइल ऑपरेशन, और फिर इस चीज़ पर आओ, ताकि आपको जो है आपका काम जो है फिर बाद में इतना कठिन ना लगे, ठीक है। चलिए मैंने मेरी एक टेक्स्ट फाइल बना दी, इसमें कुछ मैं कुछ भी एंट्री डाल देता हूँ कि दिस इज टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल टुडे is the day 4 of DevOps learning, ठीक है। चलिए और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी मैंने मेरी सैम्पल फाइल जो यहाँ पर क्रिएट करी है, इसको सेव भी कर लिया है। अब एक काम करते हैं, हमारा जो मेन आज का हमारा काम है वो है गिट का। तो जब आपने अगर फर्स्ट टाइम आप VS कोड यूज़ कर रहे हो, तो आपके इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ये सोर्स कंट्रोल का जो है ऑप्शन आएगा। तो ये सोर्स कंट्रोल होता क्या है, बेसिकली सोर्स कंट्रोल हमारा गिट ही देता है, ठीक है। आपको बस जो है गिट आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है इसमें, कि किस तरीके से आपको आप जो है गिट मतलब इसमें कॉन्फ़िगर करोगे तब जाके आपको यूज़ करता है, मतलब आप यूज़ कर पाओगे। सबसे पहले कॉन्फ़िगर करने से पहले मुझे मेरा EC2, अभी आप इसको VS कोड और प्लस EC2 दोनों समझिए कि EC2 के अंदर आपका VS कोड चल रहा है। तो मेरे EC2 में क्या गिट है, अभी मेरे इसमें गिट नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गिट इंस्टॉल करने के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो क्या करेंगे हम, sudo yum install git -y, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूँगा 1 सेकंड का टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। शायद तक हैंग हो गया है, 1 सेकेंड करो। सो अभी जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर गिट इंस्टॉल नहीं है। अब हम गिट इंस्टॉल करेंगे, तो इस गिट इंस्टॉल करने की बेसिकली मेरी कमांड क्या होती है, sudo yum install git, ठीक है, और एंटर। लास्ट टाइम भी इस पे इशू आया था। तो बेसिकली हमारा एरर जो है वो फिक्स हो गया है। एरर ये था कि जो EC2 इंस्टेंस हमने कनेक्ट करा था, इससे पहले अगर मैंने कोई सा EC2 इंस्टेंस जो कनेक्ट करा हो और उसी में जो है मैंने सेम जो है गिट के इंस्टॉल का एक्शन परफॉर्म किया था, तो उसकी कैशेस टेम्प्रेरी कैशेस फाइल जो रहती है वो स्टोर हो गई थी। तो मुझे वो पूरी क्लीन करनी पड़ी है, और अब मैंने जो है फिर से जो है इसको मतलब इंस्टॉल करा है गिट। तो मेरा गिट अब इंस्टॉल हो गया है। अगर मैं आपको चेक करके बताऊँ गिट -वर्जन, तो
आप देख सकते हो मेरा गिट इंस्टॉल है और गिट का वर्जन भी 2.4.47.1 ये मेरे पास अभी इनेबल है। ठीक है, सो बेसिकली हमारा जो है गिट इंस्टॉल हो गया है। अब हम जो गिट पे किस तरीके से काम कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। गिट इंस्टॉल होने के बाद हमें पता है क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक अकाउंट साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको अकाउंट साइन इन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है गिटहब का ऑप्शन देगा, और उससे पहले एक स्टेप और मैं यहाँ पर मिस कर गया हूँ। हमारे हमें वी एस कोड यूज़ क्यों करना है, हमारा जो पर्पस था वी एस कोड यूज़ करने का, कि वी एस कोड हमारी जो डेली टास्क है या फिर जो भी हमारे जो वर्किंग है उसको जो है वो स्मार्टली जो है वो टाइम जो है कम करेगा, प्लस हमारा वर्क जो है वो ईजी करता है। तो ईजी कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ द एक्सटेंशन। तो जब भी हमारा हम गिट इंस्टॉल करेंगे उसके बाद हमें कुछ कुछ एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे गिट के भी। तो गिट के एक्सटेंशन कौन कौन से होंगे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सिर्फ दो ही एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करना है। एक हमें करना है गिट लेंस, जो कि गिट ग्राफ हम करेंगे, जो गिट ग्राफ जो हमें पूरे हर एक ब्रांच का ग्राफ हमें प्रोवाइड करेगा, और एक हम करेंगे गिट लेंस। जैसे आप गिट लेंस इंस्टॉल करोगे, जैसे मैं इसमें ऑलरेडी मैंने भी इंस्टॉल कर लिया था। ठीक है, आप इंस्टॉल करोगे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर एक ये जो साइन इन का बटन है, अकाउंट साइन इन, यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा। इसमें जब टनल का ऑप्शन दे रहा है ना 1 करके, वैसे आपको गिटहब का ऑप्शन देगा। जैसे मेरा गिटहब ऑलरेडी अभी मैंने साइन इन करा है, इसलिए अभी साइन इन है इस पर। अगर मैं इसको साइन इन कर साइन आउट करके फिर से साइन इन करूँगा तो फिर से पूरी प्रोसेस जो मुझे दोहरानी पड़ेगी। जहाँ पे मेरा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है तो फिर मुझे कोड डालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैंने उस प्रोसेस को स्किप करने के लिए ऑलरेडी मैंने मेरा गिट जो है वो यहाँ पर लॉगिन करके रखा है। तो आप भी सेम आपका गिट जो है वो इस पर लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले हमको वर्जन चेक करना था, वर्जन चेक कर लिया है मैंने। अब आते हैं हमारे हमें जो 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 है पढ़ाई करनी है या फिर जो जो हमें चीज़ें जो पढ़नी है गिट में, अब उस पर आते हैं। तो पहले जैसे कि मैं आपको बता दूं कि गिट अगर आपने वर्क करा आपको पता है गिट क्या होता है। गिट एक सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है बेसिकली। तो ये करता क्या है गिट, अगर आप अगर डेवलपर या आप नॉन डेवलपर पर्सन भी हो, तो पहली बार भी अगर गिट पर काम कर रहे हो तो गिट बेसिकली आपके जो भी डेली आप मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या किसी रिपोजिटरी पे या किसी फाइल पे काम कर रहे हो, और आप हर रोज जो है उस कुछ चेंजेस करके उसको सेव कर रहे हो, मतलब आप हर रोज उसका एक वर्जन क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो उस वर्जन को जो ट्रैक करना है, जैसे कि आपने मान लो कि मैंने आज एक फाइल क्रिएट करी, कल उसमें चेंज करा, परसों चेंज करा, और तीसरे दिन भी मैंने उसमें कुछ चेंजेस करे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे दूसरे दिन के चेंजेस मुझे वापस से इम्प्लीमेंट करने हैं। तो उसके लिए मुझे, अगर मैं एक ही फाइल को सेव करते रहूँगा तो मैं उसको इतना मतलब अंडू नहीं लेके आ सकता, मैं उसको इतना पीछे नहीं लेके आ सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम मुझे रिक्वायरमेंट होगा, जो कि हर दिन या फिर जब भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ और उसको अपडेट कर रहा हूँ तो मुझे मेरे हर एक वर्जन की जो है वो हिस्ट्री रखे। तो ये बेसिकली सिंपल टर्म मैंने आपको बताया कि गिट क्या होता है। तो गिट भी यही काम करता है। गिट जो भी रिपोजिटरी है, जो भी फाइल है, उन सबको वर्जन कंट्रोलिंग करता है। वर्जन कंट्रोल मतलब हर एक जो उसका अलग अलग वर्जन है उसको सेव करना, उसका वो ट्रैक रखना। ट्रैक करने के बाद में अगर आपको उसको रिवर्ट करना है या रोल बैक करना है तो आप उसको रोल बैक भी कर सकते हो। तो ये पूरे ट्रैकिंग चेंजेस जो है वो करता है सोर्स कोड की। ठीक है, इट अलाउज द मल्टीपल डेवलपर टू वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मान लीजिए मैं एक किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ या एक फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ और कोई और पर्सन भी उस पर काम कर रहा है, तो वो उसके भी ट्रैकिंग पूरी रखेगा और मेरी ट्रैकिंग भी पूरी रखेगा। प्लस अगर दोनों की ट्रैकिंग में कुछ आगे जाके कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको भी वो मुझे बताएगा, जिसे बोलते हैं मर्ज कन्फ्लिक्ट। आप जब भी अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या आप जब एज अ डेवऑप्स इंजीनियर वर्क भी करोगे तो एक चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी जो कहलाती है मर्ज कन्फ्लिक्ट। इंटरव्यू में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ यू रिजॉल्व द मर्ज कन्फ्लिक्ट, और मर्ज कन्फ्लिक्ट क्या होता है। ये हम सब आगे आगे पढ़ेंगे, पर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मर्ज कन्फ्लिक्ट का, जो कि हम देखेंगे इसको बाद में। तो बेसिकली मर्ज कन्फ्लिक्ट कब अक्योर होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कि जब दो डेवलपर या फिर दो से ज़्यादा डेवलपर एक ही फाइल पे एक ही लाइन ऑफ कोड पे वर्क कर रहे हो, और जब वो दोनों अपना अपना जो कोड है उसको मेन सेंट्रल रिपोजिटरी में डालेंगे, तो रिपोजिटरी क्या बोलेगी कि यार तेरा कोड भी उसी लाइन पे और पर्सन ए का कोड भी जो है उसी लाइन पे, पर्सन बी का कोड भी उसी लाइन पे है। अब मैं कौन सा कोड रखूँ भैया, दोनों में से किसका कोड सही है। उस केस में आपको डिस्कस करना पड़ता है आपके डेवलपर के साथ। जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरे डेवलपर के साथ या कोई और टीम है आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। यदि आपको कुछ टास्क असाइन है, आपको टास्क की डिटेल के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ता है कि अच्छा कौन सा हमें कोड रखना है। और यदि हम उस लाइन ऑफ कोड को एडजस्ट कर सके ऊपर नीचे या कहीं और जो है वो पर्टिकुलर लॉजिक को हम कहीं पे एडजस्ट कर सकते, तब जाके वो मर्ज कन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व होता है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या होता है कैसे होता है। ठीक है,
तो बेसिकली हमने पढ़ा कि मल्टीपल डेवलपर जो है वो एट ए टाइम पे वर्क कर सकते हैं, कोलेब्रेशन के काम में आता है, हम कोलेबरेट करते हैं, मेंटेनिंग करते हैं हम हमारी जितनी रिपोजिटरी है उसकी फुल हिस्ट्री को, जैसे मैंने आपको बताया अभी एग्जांपल देके। तो बेसिकली गिट का काम यही है, ठीक है, जो कि वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम के जैसे वर्क करता है। गिट और बिट बकेट दोनों भाई भाई है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस टूल का नाम अलग है, एक का नाम गिट है, एक का नाम बिट बकेट है, एक का नाम गिटहब है, ठीक है। तो सब में कमांड आपकी सेम ही यूज़ होना है। आप अगर बिटबकेट भी यूज़ कर रहे हो तो जो कमांड हम पढ़ रहे हैं आज आपको सेम ही कमांड यूज़ करनी है उसमें भी, ठीक है। उसमें कुछ अलग से नहीं कि अच्छा बिटबकेट की कमांड अलग होती है, गिट की कमांड अलग होती है। फंक्शनलिटी तक भी उन दोनों की सेम ही रहती है। हम जो भी आगे फंक्शनलिटी की बात करेंगे तो उसमें भी आप अगर देखो तो दोनों की फंक्शनलिटी भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। बस गिट थोड़ा एडवांस है, गिटहब बिटबकेट थोड़ा छोटा भाई है, इसलिए थोड़ा कम एडवांस है वो, बाकी ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा गिट। अब वाई डेवऑप्स इंजीनियर नीड गिट, कि हमारे गिट की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर अगर किसी टूल पर आपको सबसे ज़्यादा काम करना है या फिर जिससे सबसे ज़्यादा आपका इंटरेक्शन होगा तो वो गिट है, ठीक है। तो आपको गिट का पूरा नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आगे जाके जो भी टूल पढ़ोगे, आप डॉकर पढ़ोगे, कुबरनेटिस पढ़ोगे, शेल स्क्रिप्टिंग पढ़ोगे। इसलिए मैंने शेल स्क्रिप्टिंग के पहले गिट इसीलिए लिया है क्योंकि हमको फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ शेल स्क्रिप्ट टू मॉनिटरिंग, मतलब जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो रहेगा हमारा 90 डेज का, थ्रू आउट हम जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे, एनसिबल हुआ, टेराफॉर्म हुआ, कुबरनेटिस हुआ, हेल्म चार्ट हुआ, सब में गिट का ही काम आएगा, क्योंकि सारी फाइलें जो स्टोर होती है कहाँ पर स्टोर होगी, वो गिट पर ही स्टोर होगी, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए हमारे को जैसे आप ऑप्शन जो यहाँ पर लिखा है कि वर्जन कंट्रोल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, मतलब टेराफॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन, उसमें भी आपको गिट का यूज़ होगा, CI/CD में भी गिट का यूज़ होगा, कुबरनेटिस के मैनिफेस्ट फाइल लिखने में भी गिट का यूज़ होगा, डॉकर फाइल लिखने में भी गिट का यूज़ होगा। गिट का यूज़ मतलब वो फाइल लिखने में नहीं होगा, उनको स्टोर करने में होगा, कि आप जब स्टोर करोगे उनको उनको एज अ प्रोजेक्ट कैसे कोलेबरेट करवाते हो, उसके लिए हमें गिट का यूज़ होगा, ठीक है। कोलेब्रेशन जैसे मैंने आपको बताया अक्रॉस द टीम, और ट्रैक द चेंजेस, तो इन सब कारणों के कारण हमें एज अ डेवऑप्स इंजीनियर जो है गिट का बहुत एक मेन रोल है। और मैं आपको जैसे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो डेली आपको गिट से इंटरेक्ट होना ही पड़ता है, तब जाके आपका काम होता है, ठीक है। नहीं होगा, आपको नहीं पता है, आप डैशबोर्ड फेमिलियर नहीं हो, आपको ऑप्शंस नहीं पता है, तो फिर आपको जैसे आपको फंक्शनलिटी नहीं पता उसकी, तो फिर आपको एरर मतलब इशू आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम आते हैं बेसिकली कि गिट तो हमने चलो देख लिया कि गिट क्या होता है, क्या उसकी ज़रूरत क्यों होती है। अब थोड़ा सा जो है हम आते हैं गिट के डैशबोर्ड के ऊपर। एक बार मैं आपको फटाफट डैशबोर्ड का जो है वो डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि डैशबोर्ड होता कैसा है। बेसिकली अभी मैं जो हूँ, मेरी डेवॉप्स रनिंग जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन मैंने क्रिएट करके रखी, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक है, आप किसी जब कंपनी में काम करोगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है पब्लिक नहीं रहेगी। बेसिकली चलिए पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कैसे होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक अपना गिटहब होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, जितनी बड़ी बड़ी मतलब बड़ी हो या छोटी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनका खुद का एक अपना इंटरप्राइजेस वाला गिट होता है, जिसके अंदर उनका मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। आपने देखा होगा कि जैसे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल जो है मतलब सेक्टर होते हैं, फिनेंस होता है, देन उसके बाद में अपना हेल्थ केयर होता है, टैक्स होता है, अलग अलग सेक्टर रहते हैं उनमें एक इंडस्ट्री में, ठीक है। अब उस इंडस्ट्री में आप एक गिट तो एक ही है, तो आप क्या एक ही ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करोगे? नहीं, आप उसके अंदर भी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हो, ठीक है। कि टैक्स वाले की अलग, डेवलपर की अलग, इसकी अलग, उसकी अलग, तो आप हर एक की अलग अलग जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हो। जैसे मैंने अभी इसकी बहुत सिंपल से एक डेवऑप्स लर्निंग कोर्स नाम की मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी। एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है, जिसमें अगर बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, ठीक है। तो आप उसको जाके देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने कितने लोग हैं, उनकी डेजिग्नेशन मतलब उनका रोल्स क्या क्या है, ये सब हम आगे आगे देखते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ है हमारी रिपोजिटरी। तो इसमें रिपोजिटरी में जितनी भी रिपोजिटरी बिलोंग करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, वो सारी रिपोजिटरी आप यहाँ पर आके देख सकते हो। अब इसमें से आपको हर एक रिपोजिटरी का एक्सेस हो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आपको सिर्फ उन्हीं रिपोजिटरी का एक्सेस होगा जिन पर आपको काम है। इसके अलावा आपको दूसरी रिपोजिटरी का कोई एक्सेस नहीं होगा, आप ना उनको कुछ एक्सेस कर सकते हो, ना आप उनको ओपन करके व्यू वगैरह कुछ नहीं कर सकते, उसको आपको सिंपली एक्सेस देना रहेगा आपका, ठीक है। फिर इसके बाद आता है प्रोजेक्ट। आप हमेशा आपने अगर आप एज अ फ्रेशर या आप पहली बार वो जो है मतलब देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे हम सुनते हैं हमेशा कि अरे ये प्रोजेक्ट पे वर्क चल रहा है, वो प्रोजेक्ट पे वर्क करता चल रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट रहते हैं, ठीक है। मल्टीपल प्रोजेक्ट मतलब क्या कि जैसे मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, मेरा प्रोजेक्ट एक अलग रहेगा, कोई डेवलपर है उसका प्रोजेक्ट अलग रहेगा, सबके अपने। और इवन दो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मतलब सब प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं। जैसे एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसको उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे क्रिएट कर दिया, उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है।
तो प्रोजेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पर आप एक कोलैबोरेशन में आप वर्क करते हो मल्टीपल टीम्स के साथ में, मल्टीपल मल्टीपल टीम पर्सन के साथ में, ठीक है। पैकेजेस, ठीक है। अब पैकेजेस पे हम आते हैं। पैकेजेस क्या होता है? आजकल गिट इतना एडवांस हो गया है, पहले गिट इतना एडवांस नहीं था, गिटहब अब इतना एडवांस हो गया है कि जो इंटीग्रेशन, जैसे हमने जब डे जीरो पर हमने पढ़ा था क्या सी आई सी डी क्या होता है, और एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको मेजरली वर्क जो करना है वो सी आई सी डी पर ही करना है। तो जो सी आई वाला पार्ट है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट है गिट वाला, आजकल गिटहब, मतलब आजकल नहीं, मतलब बहुत पहले टाइम से, बट अभी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो गिटहब खुद ही इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपको प्रोवाइड करके देता है। मतलब आप अगर कोई सा कोड लिख रहे हो गिटहब पे, जैसे मान लीजिए जावा बेस है या पाइथन बेस है या किसी और लैंग्वेज के बेस पे, और आपको उसको बिल्ड करके एक पैकेज बनाना है, आपको पैकेज में कन्वर्ट करना है, जो हम जेनकिंस में पहले जो सीआई वाला पार्ट कर रहे थे, वो पार्ट अब गिटहब खुद ही कर देता है। आपको अगर जैसे जावा बेस कुछ एप्लीकेशन बिल्ड करनी है तो आप अपाचे मेमन का यूज़ कर सकते हो, आपको डॉट नेट बेस करनी है आप नगेट का यूज़ कर सकते हो, रूबी के लिए रूबी जेम्स है, फिर इसके बाद में कंटेनर, आप डॉकर के कंटेनर क्रिएट कर सकते हो टेस्टिंग के लिए, एनपीएम जो रहता है अपना नोड जेएस के लिए रहता है। तो आपके पास जो बिल्डिंग वाला है सीआई वाला पार्ट है वो ऑलरेडी गिटहब यहाँ पर करके देता है। और वो कैसे होता है ये भी हम आगे जाके जो है, जब हम सीआई सीडी पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे, और इस पर भी हम जो है एक इंटीग्रेशन जो है वो रन करके देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो भी अब गिटहब प्रोवाइड करता है। अब आते हैं हम टीम्स के ऊपर। तो टीम्स बेसिकली क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो मेरे पास है 3 पीपल है यहाँ पे, अमीषा और ये नेहा और मैं खुद तो मिला के, लेट सपोज मेरे पास अगर यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ पीपल होते हैं और मुझे उनकी एक एक टीम क्रिएट करनी पड़ती है, कि मान लो डेवऑप्स इंजीनियर की टीम अलग है, नेटवर्किंग वाले की टीम अलग है, फ्रंट एंड वाले की टीम अलग है, बैक एंड वाले की टीम अलग है, फिर उसके बाद में इंफ्रा वाले की टीम अलग है। तो मैं कैसे क्रिएट करता? तो मैं यहाँ पर टीम्स पे जाऊँगा और यहाँ पे जो है न्यू टीम फॉर्म करूँगा, जो भी पर्सन है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन एक ही टीम को बिलोंग करेगा, मैं चाहूँ तो एक ही पर्सन को मल्टीपल जगह पे भी रख सकता हूँ। तो सेम टीम्स का काम क्या है, वही टीम से जो है वो आगे जाके प्रोजेक्ट में भी उनको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। एक ही बार में मान लीजिए पूरी मेरी इंफ्रा टीम है जिसमें 50 लोग हैं और मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं एक एक को नहीं ऐड करूँगा, मैं पूरी टीम को उठाकर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से जो है एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। और लास्ट ऑप्शन है हमारा इनसाइट। इनसाइट बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करता है, जब हम सीआई वाले पार्ट में हमारा कुछ इंटीग्रेशन क्रिएट करेंगे, उसको रन करेंगे, तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो रन हुआ है और कितने नंबर ऑफ जॉब जो है रन हुई है, ये पूरी एनालिटिकल डिटेल मैट्रिक्स वगैरह वो हमारे को इनसाइड वाले ऑप्शन में प्रोवाइड होती है। लास्ट ऑप्शन हमारा जो है वो सेटिंग है। सेटिंग में बेसिकली ये मोस्टली आपके लिए जो है डिसेबल ही रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। आप बेसिक आपकी सेटिंग देख सकते हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग आप नहीं देख सकते हो कि उसमें बिलिंग, लाइसेंस और किसको क्या क्या एक्सेस है, वो सारी चीज़ें आपको जो है सेटिंग में मिलती है। कुछ आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है गिटहब में, मतलब डैशबोर्ड में, तो ये सब आप जो है सेटिंग के थ्रू कर सकते हो। तो बेसिकली एक ये ओवरव्यू था मेरी तरफ से। आप खुद भी आपका अगर जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं करा, आप अपनी तरफ से प्लेन व्यू भी देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही फंक्शनलिटी होती है। बस यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बेस पे मैंने इसलिए आपको बताया कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, आप कर रहे हो, तो आपको इसके लिए फेमिलियर होना चाहिए आपके लिए कि हाँ अच्छा ये चीज़ ऐसे वर्क होती है, ठीक है। अब अपन आते हैं, चलिए रिपोजिटरी वाले पार्ट पे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक रिपोजिटरी क्रिएट करके रखी। रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको उस रिपोजिटरी का नाम देना है। नाम देने के बाद थोड़ा अगर डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। पब्लिक या प्राइवेट रखना है, प्राइवेट रखोगे तो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। पब्लिक रखोगे तो आप इजीली क्लोन कर सकते हो, क्योंकि मैंने पब्लिक इसलिए रखी है मेरी रिपोजिटरी, क्योंकि अगर कोई और व्यक्ति जैसे अमीषा है या फिर नेहा है, उनको जो है अगर वो रिपोजिटरी को क्लोन करना है तो वो अपनी तरफ से जो है क्लोन कर पाए, ठीक है। तो अब हम आते हैं रिपोजिटरी पे जो मैंने अभी क्रिएट करी थी, डेवऑप्स रनिंग डे 4 नाम से। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं इस रिपोजिटरी को मुझे क्लोन करना है। मतलब क्लोन करना क्या है कि ये जो रिपोजिटरी ये मेरी अभी कहाँ पर अवेलेबल है, ये मेरी अवेलेबल है मेन जो है, मतलब मेरा क्लाउड है इस पर अभी अवेलेबल है, मतलब गिटहब का जो क्लाउड है इस पर अवेलेबल है। पर मेरे लोकल में नहीं है, जो मेरा ये लोकल अभी जो सिस्टम चल रहा है मेरा ये वाला, इस पर अभी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे इस पर यहाँ पर लेके आना, जब माय वर्क स्पेस करके जो फोल्डर है मुझे इसके अंदर इसको लेकर आना। तो कभी भी किसी रिपोजिटरी को हम कॉपी पेस्ट नहीं करता, हम उसको क्लोन करना बोलते हैं। अगर कोई आपसे आगे जाके जो कंपनी बोले कि नहीं वो रिपोजिटरी को क्लोन कर ले, क्लोन करना मतलब कॉपी करना अपने लोकल सिस्टम में। तो कॉपी करने के लिए कमांड क्या रहती है हमारी, गिट, एक सेकेंड, हाँ, गिट क्लोन, क्लोन मतलब कॉपी, और उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी की यूआरएल। तो रिपोजिटरी की यूआरएल हमारा कॉपी मिलती है, कोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक एचटीटीपीएस यूआरएल देती है, इसको हम कॉपी करना है। सेम बिट बकेट में भी सेम ही रहेगा फंक्शनलिटी,
ऐसे एक हमारे पास यूआरएल दे दी, उसको कॉपी करके एंटर करेंगे तो ये हमारी हो गई क्लोन। ये हमारी डेवऑप्स रनिंग डे 4 नाम की जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डर आ गया है, मतलब हमारी रिपोजिटरी क्लोन हो चुकी है। चलिए अब इस फोल्डर के अंदर चल देते हैं हम, cd करके डेवऑप्स एंटर। देखिए अब कितनी इजी जॉब हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं टर्मिनल भी यूज़ कर रहा हूँ मेरा अपना क्या बोलते हैं लिनक्स का। यहाँ पर मेरे लिए सारी चीज़ें जो है इजीली अवेलेबल भी है, कि जैसे मैं गिटहब इस वाले फोल्डर के अंदर हूँ, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ नहीं है। चलिए मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। अब इस रिपोजिटरी के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, नेट इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर अब मुझे फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे सैम्पल .txt और इस पे लिखते हैं न्यू फाइल क्रिएटेड। अच्छा सॉरी, पहले मैं एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पर। एक सेकंड में चार्जिंग लगा, चार्ज जो है करूँगा, मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ। ओके सो आई हैव प्लग्ड इन माई चार्जर। हाँ सो बेसिकली मैं एक मिस्टेक कर रहा था अभी, जैसे मैंने फाइल क्रिएट करी। बेसिकली पहला रूल हमारा क्या कहता है, जब भी हम किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या फिर हम डेली जो हम वर्क करते हैं, जब भी हम किसी भी रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे, हमेशा हमें याद रखना है कि उसकी ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज क्या है। अभी ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। ब्रांचिंग स्ट्रेटजी हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसकी अलग अलग ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज होती है। हर एक रिपोजिटरी की ब्रांचिंग स्ट्रेटजी अलग होती है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हर एक रिपोजिटरी की ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज अलग होती है। मतलब अगर जैसा किसी ने अगर गिटहब पर काम करा है तो आपने कुछ ब्रांचेस पढ़ी होगी, जैसे मास्टर ब्रांच, मेन ब्रांच। तो ये ब्रांच होती क्या है, बेसिकली ब्रांच मतलब ये होता है कि आप जिस भी मतलब कोड पर वर्क कर रहे हो उसकी एक मास्टर ब्रांच रहेगी जो कि सीधा प्रोडक्शन से लिंक रहेगी, और उसके ऊपर कुछ रूल सेट होंगे कि आप उस ब्रांच के साथ किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप की जो है मतलब ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज यूज होती है, तो बेसिकली 3 टाइप की ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज होती है, 2 ब्रांच स्ट्रेटजीज, 3 ब्रांच स्ट्रेटजीज और 4 ब्रांच स्ट्रेटजीज। तो एक बार मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ थियोरेटिकली, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए और आपके डेली वर्क के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं इस पर सर्च करूँ ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है ब्रांचिंग स्ट्रेटजी करके आ गया है, और इसमें मैं आपको एक इमेज बताता हूँ कि किस तरीके से ब्रांचिंग स्ट्रेटजी वर्क करती है। ठीक है, देखिए ये 4 ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज है, मैं इसको अभी ओपन करता हूँ। बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज होती है, हर रिपोजिटरी में अलग अलग ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज होती है। तो ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज होता क्या है कि मान लीजिए मेरा जो रिपोजिटरी है, जो एक्चुअल में जो जिस रिपोजिटरी रहती है उसमें बहुत बड़े कोड्स लिखे हुए रहते हैं, मतलब बहुत सारे कोड्स लिखे रहते हैं, बहुत सारी फाइल होती है, बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती है उसके अंदर। तो हमारा जो वर्क है, जब भी हमें कोई सा वर्क असाइन होता है और हमें रिपोजिटरी पे काम करना है, हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, उसको क्लोन करना है रिपोजिटरी को हमारे लोकल में। आपने लोकल में क्लोन करा है तो क्लोन इस पे किस ब्रांच से होगी क्लोन, वो हमेशा वो होगी मास्टर ब्रांच से। अभी फिलहाल मैं करंट रिपोजिटरी की बात करूं मेरी, अगर मेरी करंट रिपोजिटरी, मिनट मैं क्लोज कर देता हूं पहले सारी विंडो को ताकि मैं आपको बता सकूं। ठीक है, ये मेरी करंट रिपोजिटरी है। इसमें मेरे पास कौन सी ब्रांच है, मेन ब्रांच, सिर्फ एक ही ब्रांच है, और एक फीचर ब्रांच जो मैंने टेस्टिंग के लिए क्रिएट करी थी, मैं इसको भी हटा दूंगा। और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो फीचर ब्रांच क्या होती है, ये सब चीज़ें। तो मेन ब्रांच मतलब क्या है, मेन ही अभी मास्टर ब्रांच है। तो बेसिकली किसी किसी इंडस्ट्री में आपको, जैसे मेरी एक लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी स्वाइस, उसमें कई बार आपको मास्टर ब्रांच और मेन ब्रांच दोनों आपको देखने के लिए मिलती है एक रिपोजिटरी में। तो कैसे देखने के लिए मिलती है कि मेन ब्रांच को बोलते हैं स्टेबल ब्रांच, जहाँ पर आपका टेस्टिंग होती है किसी भी कोड की, उस कोड को रिलीज़ किया जाता है, और जब वो रिलीज़ पे आपको अप्रूवल मिल जाए या फिर आप श्योर हो जाओ कि नहीं अब मुझे इसको मतलब फाइनल में इसको प्रोडक्शन में पहुंचाना है, तो उसको मेन ब्रांच स्टेबल ब्रांच बोलते हैं। आप अगर डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखेगा कि डेवलप ब्रांच है या रिलीज ब्रांच है। ठीक है, ये रिलीज ब्रांच जो रहती है यही मेन ब्रांच भी बोलते हैं इसको स्टेबल ब्रांच भी बोलते हैं। तो 3 ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी क्या हुआ, पहली ब्रांच होगी मास्टर ब्रांच, दूसरी ब्रांच होगी रिलीज ब्रांच, और तीसरी ब्रांच रहेगी फीचर या डेवलप ब्रांच। अब क्या होता है, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, यदि आप जीरा पर काम कर रहे हो तो आपको टास्क दिए जाएंगे, जीरा के अकॉर्डिंग आपकी स्प्रिंट रहेगी, आपको टास्क असाइन होंगे, उसमें कुछ जीरा टिकट का नंबर भी होगा।
और हर एक कंपनी का अपना अपना स्टैंडर्ड ऑफ गिट कल्चर रहता है। गिट कल्चर मतलब क्या होता है कि किस तरीके से आपको ब्रांच बनानी है, किस तरीके से आपको कमिट लिखना है, किस तरीके से आपको कोड को पीआर रेस करनी है। तीन चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। यदि आप किसी कंपनी में जाओगे या कंपनी में वर्क कर रहे हो या किसी प्रोजेक्ट में मूव होने वाले हो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि उस कंपनी का गिट कल्चर क्या है। गिट कल्चर मतलब क्या होता है, आप जिस भी टीम से में वर्क करोगे आप किसी भी सीनियर से पूछ सकते हो कि यहाँ पर गिट स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, तो वो आपको बताएगा कि हाँ हमारे यहाँ के गिट स्टैंडर्ड ऐसे है कि हमारे को ये ब्रांच का नाम लिखना पड़ता है, हमारे को इस तरीके से जो है वो गिट के कमिट लिखने पड़ते हैं, हमारे को इस तरीके से जो है पीआर रेस करनी पड़ती है। मैं आपसे कुछ स्टैंडर्ड मेरे शेयर करूंगा ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो सके कि किस तरीके से जो है स्टैंडर्ड्स जो है वर्क करते हैं। तो चलिए बेसिकली मैंने जो अभी एक गलती करी थी, मैंने आपको बताया कि मैंने सीधा फाइल क्रिएट कर दी और मैं अभी किस ब्रांच पे हूँ, मैं हूँ मेन ब्रांच पे। आई डोंट नो आपको विजिबल होगा या नहीं होगा, मैंने इसलिए होवर करा है, थोड़ा स्क्रीन को मैंने कट करा था नीचे से इसलिए शायद तक विजिबल नहीं होगा। तो आप देख सकते हो मैं मेन ब्रांच पे हूँ और मैंने मेन ब्रांच पे ही मैं फाइल क्रिएट करने जा रहा था, जो कि एक मतलब करेक्ट वे नहीं है। कभी भी आपको ये कभी नहीं करना है कि आपको मेन ब्रांच पे या मास्टर ब्रांच पे आपको सीधा वर्क करना स्टार्ट करना है। आपको हमेशा क्या करना है, आपको खुद की अपनी ब्रांच क्रिएट करनी है। तो मैं बेसिकली इसको, अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ से डिलीट परमानेंटली पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए अभी अभी जो मैंने रिपोजिटरी ली है वो सिर्फ क्लोन करी है, अभी मैंने कुछ भी नहीं करा इस पर। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम ब्रांच क्रिएट करेंगे। हमने जैसा भी आना कि ब्रांचिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है, हर एक कंपनी में क्या क्या किस तरीके से वर्क होता है, ये सब हमने देखा अभी जाना। चलिए अब ब्रांच क्रिएट करना है तो ब्रांच क्रिएट करने के दो ऑप्शन लेते हैं। अगर मैं अपने डॉक को रिफर करूँ, यहाँ पर मैं ये सारे ऑप्शंस को हम छोड़कर ब्रांचिंग पे आए थे सीधा। तो ब्रांच क्रिएट करने की कमांड होती है गिट चेकआउट और फिर वो ब्रांच का नाम जो भी आपको डालना है वो, और जिसमें ब्रांच के रेफरेंस से आपको क्रिएट करना है। जैसे मैंने आपको क्या बोला, थ्री ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी से, अगर कि जिसमें आपकी मास्टर है, मेन है और फिर आपकी फीचर ब्रांच है, तो आप किससे मतलब लोगे, किससे आप चेकआउट करोगे, आप उससे करोगे जिस पर अभी लेटेस्ट अपडेट चल रहा है। जैसे मैं आपको फोटो अगर दिखाऊं, मान लीजिए मेरे को मेरी फीचर ब्रांच क्रिएट करनी इसके बाद, तो मैं मास्टर से तो मैंने क्लोन करूंगा, पर जो मेरी ब्रांच क्रिएट करूंगा ना वो मैं डेवलप वाला है, मतलब रिलीज वाला हुआ है, डेवलप वाला हुआ, मैं उसको रेफरेंस लेके मेरी ब्रांच क्रिएट करूंगा ताकि मेरे पास लेटेस्ट चेंजेस हो। समझ में आया आपको? तो ये हम एक अलग से मैं इसका एक वीडियो बना के डालूंगा ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज का, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। और इसके पीछे का मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस क्या होती है, उनका पर्पस क्या होता है। अभी सिर्फ हम इतना आनेंगे कि जो भी हमारी रिसेंट चेंजेस वाली ब्रांच रहेगी, भले से वो मेन ब्रांच हो, स्टेबल ब्रांच हो या मास्टर ब्रांच भी हो सकती है, जिस पर रिसेंट एकदम चेंजेस जो है वो अपडेटेड हो, आप उससे भी क्लोन मतलब उससे भी जो है आप रेफरेंस लेके उससे चेकआउट कर सकते हैं अपनी ब्रांच। ठीक है, चलिए मैं अपनी ब्रांच क्रिएट करता हूँ। अब हमारा जो आज का सेशन जो मेन फोकस्ड है वो किस चीज़ पे फोकस है, वीएस कोड पे। वीएस कोड पे फोकस क्यों है पता है, ताकि हमारे को कम से कम कमांड लाइन पे वर्क करना पड़े, सीएलआई पे हमें कम से कम वर्क करना पड़े। जब मैं इस पे जाता हूँ सोर्स कोड पे, सोर्स कंट्रोल पे, तो यहाँ पर मेरे पास थ्री डॉट्स है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब जितने मेरे गिट के ऑपरेशन है ना वो सब मेरे यूआई पे मेरे पास अवेलेबल है। आप देख सकते हैं पुल, पुश, क्लोन, चेकआउट, फेच, कमिट, चेंजेस सारे मेरे पास यूआई में अवेलेबल है। मतलब मुझे लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, मुझे कमांड बस पता होनी चाहिए। मैं आपको पहले सबसे पहले यही बोलूँगा, पहले आप कमांड पर वर्क करिए, सीएलआई आपको आना चाहिए, पर आपको टाइम बचाने के लिए और आपको इजीनेस के लिए आपको वीएस कोड पर वर्क भी करते आना चाहिए। तो बेसिकली मुझे नई ब्रांच क्रिएट करनी है, तो ब्रांच पे जाऊँगा, क्रिएट ब्रांच फ्रॉम पे जाऊँगा। ब्रांच फ्रॉम मतलब क्या है कि किस ब्रांच का रेफरेंस लेके आपको क्रिएट करना है। अभी फिलहाल मेरे पास सिर्फ एक ही ब्रांच है जो है मेन ब्रांच। देखिए यहाँ पे मेन ब्रांच ही मेरे पास में, तो मैं इसी का रेफरेंस लेके ही मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं मेन ब्रांच के रेफरेंस पे लेके ही क्रिएट करूंगा। अब मुझे ब्रांच का नाम देना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक कंपनी का अपना अपना स्टैंडर्ड ऑफ गिट कल्चर होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको या तो किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू या किसी केटी के थ्रू आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से ब्रांच क्रिएट करनी है। जैसे मेरी कंपनी में किस तरीके से होता है, अगर हमें कोई सा फीचर इंप्लीमेंट करना है या हमारे पास कोई हॉट फिक्सेस है या फिर हमारे पास कोई सा डेवलपमेंट का वर्क है, तो पहले हम उस पर्टिकुलर वर्क को असाइन मतलब लिखते हैं। जैसे मैं लेट सपोज मुझे कुछ फीचर इंप्लीमेंट करना है, तो फीचर का मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा FET फीचर, ठीक है, स्लैश, ठीक है, मतलब ऑब्लिक। देन इसके बाद में जो मेरी जीरा टिकट है, अगर आपके यहाँ पर कंपनी पर आपको देखना है कि किस आपका जो टिकट टूल है वो क्या है, वो सर्विस नाउ है, गिट जीरा है या कोई सा और टूल है जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, लेट सपोज मेरा जीरा है अभी हमारे यहाँ पे करंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं उसमें लिखूंगा जीरा
जो भी मेरा टिकट नंबर, मतलब जीरा मतलब जो भी मेरा टिकट नंबर है, यहाँ मैंने जीरा इसलिए रखा है, लेट सपोज मेरा टिकट का नाम ही जीरा है, आपका जो भी टिकट नंबर है वो मतलब जो भी, जैसे लेट सपोज आपका हुआ ABC123 या OMCID ऐसा करके कुछ भी जो भी हुआ आपका, और फिर आपका जो भी टिकट नंबर है वो, तो लेट सपोज जीरा 123 ये मेरा टिकट नंबर है, और मैं एंटर करूँगा। तो अब पता है क्या होगा, जब जीरा, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में जीरा यूज़ हो रहा है ना, तो 100% वो जीरा आपके गिटहब से इंटीग्रेटेड है। मतलब जो भी अब आप वर्क करोगे ना, आपके जीरा टिकट पे ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। इससे क्या होता है, जैसे कई लोग जो रहते हैं, जो कंपनी में काम कर रहे हैं पर उनको पता नहीं है कि नहीं हमारा वर्क कैसे ट्रैक होता है। तो आपका वर्क जो ट्रैक होता है वो इस तरीके से ट्रैक होता है, क्योंकि जीरा टिकट में जब आप आपकी ब्रांच या आपका गिटहब की ब्रांच जो मेंशन करोगे, ऑटोमेटिकली आपके जो जो आप कमिट्स करोगे, आप PR रेस करोगे, वो आपकी जीरा टिकट पर ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाएगा। इसका मैं आपको आगे जाके, कहीं मेरे पास जीरा का एक फ्री इंटीग्रेशन वाला कुछ मिलता है तो मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो लेट्स, ये यहाँ पे मैंने जो है एक मेरी ब्रांच क्रिएट कर ली है, मैं अपनी ब्रांच पे आ गया हूँ। देखिए यहाँ पे जीरा करके जो है मेरी ब्रांच भी क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ पे अब जो है मेरा जो भी चेंजेस है, जो मेरी मतलब इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ भी होगी ना, तो मुझे मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मेन या मास्टर ब्रांच पर अगर मैं कुछ गड़बड़ करूंगा ना, तो दूसरों के कोड पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, और वो उसके लिए मेरे ऊपर जो उस चीज़ का एस्केलेशन बन जाएगा। मेरी फीचर ब्रांच है, इसमें भले से मैं पूरा कोड को बर्बाद कर दूँ, तो वो किसी को कुछ फर्क, मतलब किसी के दूसरे के वर्क को कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, अनटिल अनलेस जब तक मैं उसको मतलब मर्ज नहीं करूँगा। तो अभी मेरे लोकल में है, मेरी खुद की ब्रांच है, इसमें मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो जो चाहे वो कर सकता हूँ, मतलब कि जो भी वर्क मैं अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चाहूँ, जो भी लॉजिक वगैरह वो बिल्ड कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ अब, और इसको लिखता हूँ मैं सैम्पल डॉट टेक्स्ट, ठीक है। चलिए चलिए, यहाँ तक का तरीका हमने देख लिया VS कोड से। पर मैंने क्या बोला था, हम VS कोड के साथ साथ CLI को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे। तो अब मैं करूँगा यहाँ तक का वर्क जो हमने करा है। आज हम सिर्फ पुश तक ही हम देखेंगे कि हम कैसे पुश करेंगे। हमारा 10 मिनट का लेक्चर वो बचा है, 10-11 मिनट का लेक्चर, तो हम उसमें हम कोशिश करेंगे कि बस पुश तक जो हम चीज़ें देख सकें। फिर कल जो है हम थोड़ा और इसके एडवांस ऑप्शन PR वगैरह रेस वगैरह करना है, ये सब हम आगे जाके देखेंगे। चलिए, तो अब हम आते हैं CLI वाली चीज़ पे। तो CLI में बेसिकली ये चीज़ कैसे होगी, जैसे मैंने आपको बताया। तो CLI के लिए हमारी कमांड जो हमारे पास अवेलेबल है वो है गिट ब्रांच। पहले सबसे पहले हम एक एक करके कमांड देखते रहते हैं ब्रांच से रिलेटेड। पहले आती है हमारी गिट ब्रांच। गिट ब्रांच बेसिकली क्या करती है पता है आपको, जितनी ब्रांचेस आपकी रिपोजिटरी में है आपको उन सबकी डिटेल जो है वो प्रोवाइड करेगी। क्या रहा है, ओके, ब्रांच लिखते हैं मैंने ब्रांच की जगह, ठीक है। देखिए अभी मेरे पास दो ब्रांच ही अवेलेबल है, एक है मेन और एक है जो मैंने अभी नई ब्रांच क्रिएट करी जीरा 123 करके। अब मुझे जीरा 123 के अलावा मुझे जो है फिर से एक नई ब्रांच क्रिएट करनी है जीरा 231, या जो कोई भी एक नाम की, जो है दूसरे नाम की मेरे को ब्रांच क्रिएट करनी है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, अभी जैसे आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो, अभी मैं किस ब्रांच पर हूँ, जीरा फीचर जीरा नाम की जो ब्रांच है मैं इस ब्रांच पर हूँ। तो मुझे अब पहले सबसे पहले क्या करना है, मुझे बैक आना है। जैसे हम CD बैक बैक करते हैं ना, वैसे मुझे ब्रांच में बैक आना है। तो ब्रांच में बैक आने के लिए हम क्या करते हैं, एक कमांड रहती है गिट चेकआउट। एच में कुछ इशू आ रहा है, एच में गिट चेकआउट, ठीक है, और एंटर। जैसे मैंने गिट चेकआउट करा, और अब मैं अगर ब्रांच ब्रांच वाले में मैं देखूँ, ठीक है, एक सेकेंड, मुझे चेकआउट करके ब्रांच का नाम भी देना है। चेकआउट मेन ब्रांच में जाना है और एंटर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, स्विच टू ब्रांच मेन। अब मैं मेन ब्रांच पे आ गया हूँ, और अब अगर मैं ब्रांच करके चेक करूँ ब्रांच, तो मेरा ग्रीन ग्रीन किस पे आ रहा है, मेन ब्रांच पे आ रहा है। तो आपको जब भी किसी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे स्विच करना है, तो हमें चेकआउट कमांड का यूज़ करना है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे हमने गिटहब VS कोड में देखा कि फ्रॉम जो क्रिएट फ्रॉम करके आया था, जिससे हमने रेफरेंस लिया था, वो हम CLI के थ्रू कैसे रेफरेंस में कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सेम ही कमांड यूज़ करनी है, गिट चेकआउट, पर यहाँ पे बी लगाना है, -B मतलब ब्रांच, ठीक है। और किस ब्रांच को हमको इस ब्रांच से चेकआउट करना है, तो मैं एक नई ब्रांच क्रिएट कर लेता हूँ। बेसिकली लेट्स सपोज फीचर नाम से मैं क्रिएट करता हूँ जीरा 321, ठीक है, हाइफन लगा देता हूँ जीरा 321 और इंटर। देखो, स्विच टू अ न्यू ब्रांच जीरा 321। अब मैं नई ब्रांच पे आ गया हूँ जीरा 321 पर, और मैं किसके रेफरेंस से आया हूँ, मैं
मैं आया हूँ मेन ब्रांच के रेफरेंस से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ फिर से ब्रांच, गिट ब्रांच मैं करूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, पर आप थोड़ा फोकस होकर अगर समझोगे तो आपको इजी लगेगी ये सब चीज़ें कि अच्छा ये इस तरीके से स्विच करना है, इस तरीके से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे आना है, इस तरीके से ब्रांच क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने क्रिएट करी अभी नई ब्रांच 321 नाम से, पर मैंने रेफरेंस लिया था मेन ब्रांच का, तो मेन ब्रांच की जो जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली इस ब्रांच में आ जाएगी। अब मैं अगर एल करूँ तो यहाँ पर देखो सैम्पल डॉट टी एक्स टी मेरे पास अवेलेबल है, ये जो मैंने क्रिएट करी है लोकल पे अभी है। अब आते हैं फिर से हमारे वी एस कोड वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे आपको यू लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे यू मतलब ग्रीन ग्रीन, जब भी आप बेसिकली वी एस कोड पर काम करोगे और ऐसा कुछ यू दिखे आपको, मतलब यू का मतलब क्या होता है, अनस्टेज। अभी ये फाइल जो है स्टेज नहीं हुई है। गिट में क्या होता है, अगर आप किसी भी लोकल पर वर्क कर रहे हो तो आपको जब भी आप कुछ काम करते हो और आप किसी फाइल को मॉडिफाई कर रहे हो, या आप कोई नई फाइल क्रिएट कर रहे हो, या आप कुछ और वर्क कर रहे हो किसी फाइल पर, तो आपने कुछ चेंजेस करे, तो पहले आपको उसकी स्टेजेस चेंज करनी पड़ती है। बेसिकली दो स्टेज होती है, एक रहती है हमारी जो बेसिकली जब मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऐड लिखा आ जाएगा, मतलब एडिट जो है मतलब ऐड कर लिया आपने, और एक यू मतलब अनस्टेज, ठीक है। अगर मैं सेम सी एल आई पे चेक करना है कि सी एल आई पे मेरे जो फाइल है उसका स्टेटस क्या है, तो मैं क्या करूँगा, गिट स्टेटस। मैं जितनी कमांड यूज़ कर रहा हूँ आपको वो सब कमांड पे ध्यान देना, वो कमांड को आपको लिखना और वो कमांड की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे मैंने गिट स्टेटस लिखा है, ये अभी रेड में दिखा रहा है। रेड मतलब क्या है कि अनट्रैक्ड फाइल है। यू मतलब अनट्रैक्ड फाइल या अनस्टेज फाइल, जो भी आपको बोलना है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अभी अनट्रैक्ड फाइल है, यू इसीलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि अभी ट्रैक नहीं हो रही है। ट्रैक नहीं हो रही मतलब क्या, हमने क्या पहले डेफिनेशन में क्या कर पढ़ा था, गिट का काम ही फाइल को ट्रैक करना है। तो अगर ये फाइल मैंने क्रिएट करी है तो अभी वो अनट्रैक स्टेज पे है, वो अभी ट्रैक नहीं कर रहा है गिट इसको, तो मुझे इसको ट्रैक करवाना है। इस फाइल को ट्रैक करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, गिट ऐड। अब ऐड लिखने के बाद में मैं या तो फाइल का नाम दे सकता हूँ जैसे सैम्पल डॉट टी एक्स टी, ठीक है, या मेरे को सेम रिपोजिटरी मैंने 7-8 फाइल मैंने चेंजेस करा है, 7-8 6-7 फाइल मैंने कुछ चेंजेस करे, मैं सिर्फ डॉट लगा दूंगा, तो डॉट लगाने से भी वो मतलब फाइल ऑटोमेटिकली स्टेज चेंज हो जाएगी सभी फाइलों की, जितनी फाइलें। या सिर्फ मेरे को एक पर्टिकुलर फाइल की करना है तो मैं गिट ऐड और उस फाइल का नाम लिख दूंगा और एंटर कर दूंगा। देखो फाइल ऊपर आपको दिखा, वो वहाँ पर ऐड हो गई ऑटोमेटिकली यहाँ पर। और सेम वी एस कोड हमारी जॉब एग्जीक्यू कर देता है कि उनको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये प्लस आइकन पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। तो आप अब डिफरेंस समझ सकते हो कि जहाँ पर मुझे पहले स्टेटस चेक कर रहा हूँ, फिर मैं उसको ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे स्टेटस भी दिख रहा है, यहाँ पे मैं उसको सिर्फ एक प्लस आइकन पे क्लिक करके ऐड कर रहा हूँ। इसलिए वी एस कोड हमारी लाइफ इतनी ईजी कर देता है, ठीक है। चलिए इसको बेसिकली वापस से मैं अनस्टेच कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें कुछ डाला नहीं है, अभी चेंजेस वगैरह नहीं करे। मैं इसमें एक लाइन लिख देता हूँ बस सिंपली कि दिस इज माई फाइल फॉर लर्निंग, और इसको करा मैंने सेव। अभी भी इसका यू है, स्टेज इसका ये है। अगर मैं इसका यहाँ पर भी स्टेटस चेक करूँगा तो ये अनट्रैकेबल ही बताएगा, ठीक है। अभी भी ये रेड में है मतलब अनट्रैक्ड है, इसको यहाँ प्लस क्लिक करके मैंने ट्रैक में कर दिया। अब स्टेटस चेक करूँगा सी एल आई पे, तो अब क्या दिखाएगा कि भैया आपने आपकी फाइल जो है वो ग्रीन में कर दी है, न्यू फाइल आपने ऐड कर दी है, ठीक है। अब आपने फाइल तो ऐड कर दी, पर क्या ये फाइल मेरे गिट के कंसोल पे आई है। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे ना, आपका डैशबोर्ड से पाला पड़ेगा, आपको डैशबोर्ड पे चीज़ें चेक करते आनी चाहिए किस तरीके से होती है। देखिए अब मैं अगर यहाँ पे देख रहा था, मेरे पास सिर्फ एक ही ब्रांच है जो कि मेरी कल की ब्रांच क्रिएट करी है। अभी तो मैंने आज जो 2 नई ब्रांच क्रिएट करी वो तो यहाँ पे शो भी नहीं कर रही है। तो मुझे उसको यहाँ पर लेके आना है डैशबोर्ड पर, उन फाइलों को और उन ब्रांचों को। तो मैं कैसे लेके आ पाऊँगा, पहले तो मुझे जो भी मैंने चेंजेस करे उसको मुझे कमिट करना पड़ेगा। तो बेसिकली गिट कमिट होता क्या है, अगर मैं आपको डेफिनेशन में बताऊं, कमिट करना मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जो आपने चेंजेस करे आप उसको कमिट कर रहे हो। कमिट मतलब क्या कि हाँ भैया ये चेंजेस मैंने करे हैं और अब इसको तुम डालो, मतलब वो उधर जो आपने हमारी लोकल रिपोजिटरी है उससे तुम रिमोट रिपोजिटरी जिसको हम क्लाउड रिपोजिटरी बोलते हैं उस पर आपको डालना है, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैं क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को। अभी मैं कौन सी ब्रांच पे हूँ, मैं 321 पे हूँ। पहले मैं 321 को पुश करूँगा, पुश करना मतलब कि इसको रिमोट रिपोजिटरी पे डालूंगा, फिर मैं 123 को भी रिमोट रिपोजिटरी पे डालूंगा। चलिए करते हैं हम ये काम को। पहले हम कैसे आप देखना चाहोगे, पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको CLI से करके बताता हूँ, CLI से हम इस चीज़ को किस तरीके से करेंगे। तो मैं डालूंगा पहले, सबसे पहले अभी तो मैंने इसका स्टेज चेंज कर दिया, मुझे पास देखिए कमिट का जो है वो इनेबल हो गया है।
एक खूबसूरती और मैं आपको वीएस कोड की बताता हूँ कि जैसे मैं इसको अनस्ट्रेच कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अगर कमिट करने जाऊँगा तो कमिट नहीं होने देगा, जैसे स्ट्रेच करूँगा तभी जाकर मैं इस पर कमिट जो है वो कर पाऊँगा। चलिए अब आते हैं कमिट करेंगे पहले हम CLI के थ्रू। तो कमिट की कमांड क्या आती है, गिट कमिट। जो हम बोल रहे हैं सेम कमांड में भी वही लिखना आपको, गिट कमिट -m। m मतलब क्या होता है, मैसेज, कि आप क्या मैसेज के थ्रू आप कमिट करना चाहते हो, और फिर डबल कोट। ठीक है, मैं आपको कमिट का भी एक मिनट आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। क्लोन कमिट, देखिए ये अभी तक हमने कौन कौन सी कमांड कवर कर ली, इनिशियलाइज वाली नहीं करी थी, जब हम अपने इसमें कुछ इनिशियलाइज करें तो हम देख लेंगे। क्लोन हमारा हो गया है, स्टेटस हमारा हो गया है, एड हमारा हो गया है, लॉग मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। अब हम आ गए कमिट पे, और हमारे ब्रांच की बहुत सारी जो है कमांड जो है हमारी कवर हो गई है। गिट ब्रांच हमने कवर कर लिए, ब्रांच नेम हमने कवर कर लिया है, चेकआउट हमने कर लिए, चेकआउट भी कर लिए। मर्ज, अब हम आपको मर्ज भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मर्ज करते हैं। ठीक है, ये भी हम देखेंगे आगे आगे। और रिमोट वाले सारे ऑप्शन हम कल पढ़ेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। हम जब पुश PR रेस करेंगे, पुल रिक्वेस्ट रेस करेंगे, कल हम उसको देखेंगे। अभी हम सिर्फ पुश तक ही हमारा काम करेंगे। चलिए, तो हम कर रहे थे गिट कमिट वाली कमांड पर काम, गिट कमिट -m और मैसेज। मैंने आपको बताया हर एक कंपनी में अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं कोड को लिखने के, कोड को कमिट करने के, ब्रांच क्रिएट करने के। तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड चीज़ क्या रहती है, जैसे आपने जिस तरीके से जिस पर्पज़ से आपने वो जो ब्रांच है वो क्रिएट करी थी, तो अगर आपको कुछ टिकट असाइन हुई है जहाँ पर आपको कुछ फिक्सिंग कर रहे हो आप, या नया फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हो, या आप छोटा सा 1 या 2 लाइन का कोड चेंज कर रहे हो जिसको कुछ और बोलते हैं वो आप कर रहे हो, तो आपको वही चीज़ से स्टार्ट करना है। लेट्स सपोज मैं नया फीचर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँ, लिखूंगा फिट, फिट मतलब फीचर स्लैश, फिर मेरा टिकट का नंबर अगेन जीरा, क्या है मेरे टिकट का नंबर 321 कॉलन। अब मैं लिखूंगा मैंने क्या करा है यहाँ पे, तो मैंने क्या करा है, एडेड न्यू फाइल, न्यू सैम्पल फाइल, जो मैंने सैम्पल फाइल यहाँ पे ऐड करी है, और इंटर, इंटर जैसे करूंगा मैं ये कमिट हो जाएगा मेरा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आपका कोड कमिट हो चुका है, एडेड न्यू फाइल, 1 फाइल चेंज, 1 इंटरेक्शन चेंज, क्रिएटेड मोड, ये सब आपका लिखा है। अब मेरा जो है मतलब यहाँ से सब चीज़ें चले गई, कैसे चले गई, क्योंकि मेरा हो गया कमिट। कमिट मतलब क्या, कि मैंने मेरे जो है कोड कमिट कर दिया है। अच्छा, जब आप कमिट कर रहे हो ना, एक कोड जनरेट होता है जिसको SHA कोड बोलते हैं। ये कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब हम मान लीजिए कुछ हमने कमिट करा, तो कमिट करने के बाद मुझे उसको अंडू करना, मतलब उसको रिवर्ट करना उस कमिट को, तो CLI में उसके लिए SHA कोड की ज़रूरत होती है। जब हम रिवेस करते हैं उसमें भी SHA कोड की ज़रूरत होती है, कौन सा कमिट हमें रिवेस करना है, किसे ड्रॉप करना है, ये सब हम आगे आगे ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना मान लीजिए कि जब हम कमिट करेंगे एक SHA कोड जनरेट होगा जो हमको हमेशा पता होना चाहिए। अब मेरा काम तो चलिए हो गया पूरा मेरे लोकल रिपॉजिटरी में, पर फिर भी मेरे को जो मेरे डैशबोर्ड है उस पर मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे। कमिट भी कर दिया भैया, ऐड भी कर दिया था तुमने, बोला कमिट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर कुछ चेंजेस वगैरह यहाँ पे दिख रहे क्या, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो भी काम करा मैंने काय पे करा है, मेरे लोकल सिस्टम पे करा है। वो रिमोट पे नहीं गया है, वो क्लाउड पे नहीं गया है मेरे। तो उसके उसको पहुंचाने के लिए, उसको रिमोट पहुंचाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन अपना आ गया क्या, पब्लिश ब्रांच, मतलब आपकी ब्रांच आपको पब्लिश करनी है। जैसे हमारे पुराने वाले ऑर्गेनाइजेशन में कहता था पब्लिश कोड करना पड़ता था हमारे को, जैसे UI पाथ में जो हम करते थे, काम सबका एक ही, पब्लिश ब्रांच करो या पब्लिश कोड करो, जाएगा वो गिटहब और बिटबकेट पे ही। तो जैसे मैं पब्लिश ब्रांच पे क्लिक करूँगा, 2 मिनट का ये टाइम लेगा, पब्लिश होगा। पब्लिश करने के बाद में आप यहाँ पर 4 ऑप्शन देख रहे हो। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ये ग्राफ वाला सेक्शन पर आप अगर होवर करोगे तो यहाँ पर आपको पुल पुश, देखिए ऐसे जैसे मैं होवर कर रहा हूँ, फेच ऑल रिमोट, पुल पुश, ये सब ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। रिफ्रेश, रिफ्रेश भी कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक बार पुश पे भी क्लिक करना पड़ेगा। पुश पे क्लिक इससे के लिए कि डबल कंफर्मेशन, पब्लिश कर लिया, तो कर दिया था उसमें तो चले गई थी ब्रांच, पर एक और मैंने पुश कर दिया कि हाँ चलो एक और आपने हमारे चेंजेस जो उसको पुश कर दिए। अब पुश करने के बाद में अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो क्या मेरी ब्रांच यहाँ पे आएगी, देखिए जैसे मैं आया, जैसे मैंने बस टैप करके मैं इस ब्रांच पे आया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा है कि आपकी 321 ब्रांच जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए अब मैं अगर ब्रांच वाले टैब पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर मेरी ब्रांच जो है वो शो होगी। रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ये देखिए फिट जीरा 321 ब्रांच मेरी यहाँ पे अवेलेबल हो गई। और जब मैं इस ब्रांच में, देखिए अभी मैं मेन ब्रांच में हूँ, क्या मेरी सैंपल फाइल यहाँ पे मुझे दिख रही है, नहीं दिख रही है। मैं कितनी बार रिफ्रेश कर लूँगा नहीं दिखे, क्यों, क्योंकि सैंपल फाइल मेरी कहाँ पे अवेलेबल है, वो अवेलेबल है मेरी फीचर ब्रांच पे। जब मैं गया यहाँ पे, जैसे फीचर ब्रांच पे आया मैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, सैंपल फाइल यहाँ पे लिखे आ गई।
और यहाँ पे कुछ एक मेरे को पॉपअप आ रहा है कि कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पर इसको हम डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही है। और अभी बस एक लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसा हमने अभी पब्लिश करा था, चलिए वो भी हम कल ही कवर करेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं आपको पुश करना जो है, आप CLI से कैसे पुश कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा था। उसके लिए सिंपल सी हमारी कमांड होती है पुश कमांड, आपको वही यूज़ करनी है। जैसे हमने करा कमिट करने के बाद में आपको सिर्फ पुश वाली कमांड यूज़ करनी है। पुश कमांड मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली पुश कमांड इसमें शायद तक अवेलेबल नहीं है डॉक्यूमेंट पर, कल हम उसका लाइव प्रैक्टिकल देख लेंगे किस तरीके से आप CLI के थ्रू भी जो है पुश कर सकते हो अपने कोड को अपने रिमोट रिपोजिटरी पे। तो ये भी हम कल देखेंगे। तो बेसिकली आज के लिए हमारा इतना ही था। हमने आज देखा किस तरीके से गिट से हम जो है गिट कितना बेनिफिट रहता है EC2 पे हमारा कनेक्ट करके यूज़ करने में, ताकि हमारा को जो है किसी टाइप का इश्यूज जो वो नहीं आते हैं। तो बेसिकली हमारी जॉब भी ईजी आती है और हम और इफेक्टिवली जो वर्क कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।